तो देखो ये अपन अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं या फिर ब्रीदिंग की बात करते हैं तो कौन से चार हो सकते हैं? नॉर्मल इंस्पिरेशन हो सकता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन हो सकता है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो सकता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो सकता है। तो ये सब लिखा हुआ है कि अगर अपन को नॉर्मल इंस्पिरेशन करना है तो किस किस चीज में कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा? डायफ्राम और ईआईसीएम। ईआईसीएम का मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो अपनी रिब्स होती हैं उनके बीच में जो रिब्स जो मसल्स पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? नॉर्मल इंस्पिरेशन हो जाता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या होता है? इसमें देखो जो एक्सपायरेशन है वो एक कैसा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस होता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन किया तो उसमें क्या कर देंगे अपन? रिलैक्सेशन करवा देते हैं। अगर अपन को इंस्पायर फोर्सफुली करना है तो इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे, और अगर हमें फोर्सफुल एक्सपायर करना है तो हमें वापस से ही क्या करवाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन किसमें? आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल्स में। आईआईसीएम का मतलब होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो अपन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो किसकी वजह से होती है? डायफ्राम की वजह से होती है। अब डायफ्राम जो हमारा होता है, डायफ्राम में जब अगर नॉर्मल मूवमेंट होती है तो ये किसकी तरफ शिफ्ट होता है? एब्डोमेन की तरफ या फिर थोरैसिक रीजन की तरफ? एब्डोमेन की तरफ। इसलिए इस तरह की जो ब्रीदिंग होती है इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोला जाता है। और जो फोर्सिबल जो ब्रीदिंग होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है? थोरैसिक कैविटी की वजह से, इसलिए उसको थोरैसिक ब्रीदिंग बोला जाता है। इसमें एनवायरनमेंट किसका होता है? इंटरकोस्टल मसल्स का होता है। अपन जो एक ब्रीथ लेते हैं वो 5 सेकंड में होता है, तो मतलब 2 सेकंड का तो इंस्पायर करना और 3 सेकंड का एक्सपायर करना, तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 5 सेकंड। 5 सेकंड में 1 ब्रीथ हो रही है तो 1 मिनट का कितनी हो जाती है? 12 to 16। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ये अपन ने एक्सचेंज देख लिया था कि नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 159 होता है। किसका? ऑक्सीजन का। एल्विलाई में कितना होता है? 104 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 95 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? 40 होता है। टिश्यू में कितना होता है? 40 होता है। और सेल्स में कितना होता है? तो इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर से सेल्स की तरफ मूव करेगी, एंड जो CO2 होती है वो सेल से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आज अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अच्छा, इसमें अपन ने वो एल्वेलाई वाला देख लिया था क्या? ये देखो जो डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? एपिथेलियम ऑफ लंग्स एल्वेलाई, एपिथेलियम या फिर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंड बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। तो ये 3 लेयर बनाती है टोटल क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बनाएगी? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अच्छा, अपन ने बोला था कि जो प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज के लिए वो क्या होता है? एल्वेलाई होती है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज वो क्या होती है? एल्वेलाई होती है। ऐसा क्यों? देखो इसके क्या क्या रीजन है। एक तो देखो एल्वेलाई की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या हो पाएगा? एक्सचेंज हो पाएगा। तो लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कितनी होती है? 300 मिलियन होती है दोनों लंग्स को मिला करके, तो काफी ज्यादा हो जाएगा सरफेस एरिया। दूसरा क्या होता है? सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, और जो ये डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन होती है इसकी थिकनेस कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होती है? लेस देन 1 mm। ये तीनों पॉइंट एक बार के लिए नोट करो, उसके बाद में नोट कर लो जो अपना चल रहा था या फिर आगे जो भी है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।
हो गया। टेस्ट का बोला है सर ने, मतलब होगा तो तुम 7 दिन पहले पता लग जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर जब भी टेस्ट होगा तो ऐसे 7 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये जो लगा हुआ है ना नोटिस, ऐसे लग जाएगा ना। अगर नहीं लगा है तो मतलब नहीं होगा। ओके, ये हो गया सब ना, कर ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो बताइए हमें कौन कौन सी गैस का ट्रांसपोर्ट करवाना है। ऑक्सीजन का भी करवाना है और CO2 का भी करवाना है। O2 एंड CO2 का। तो देखो जो ऑक्सीजन का होता है, नोट कोई भी नहीं करेगा, भी समझने पे ध्यान देंगे सभी लोग। तो जो ऑक्सीजन होता है इसका जो ट्रांसपोर्ट है, अच्छा ये बताओ जी, जो ट्रांसपोर्ट होता है गैस का वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन तो प्रोसेस का नाम है। कौन लेके इधर से उधर लेके जाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है। और ब्लड में आपको पता है या तो प्लाज्मा मिलेगा और उसके जो एलिमेंट मिलते हैं आरबीसी मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो आरबीसी जो होती है ऑक्सीजन के केस में, और आरबीसी में भी क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ जो होता है वो तो होता है 97%। बच गया कितना परसेंट? 3%। और वो जो 3% है वो किसके साथ में हो जाता है? प्लाज्मा के थ्रू। लेकिन प्लाज्मा में कैसा? डिजॉल्व फॉर्म में। तो हो गया ना टोटल 100%। अब अगर CO2 की बात करते हैं तो CO2 का भी होता है हीमोग्लोबिन के साथ में और बाइकार्बोनेट के साथ में एंड प्लाज्मा के साथ में। तो अगर हीमोग्लोबिन के साथ की अगर बात करते हैं तो ये देखो, पहले बाइकार्बोनेट में कितना हो जाता है? 70%। प्लाज्मा के साथ में 7%। अब कितना बच गया? 23 बच गया। तो जो 23% होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में होता है। तो इसको ऐसा रेंज में याद रखिए, 20 से 25% किसके साथ में होता है? हीमोग्लोबिन के साथ में। बाइकार्बोनेट के साथ में कितना होता है? 70% होता है। और प्लाज्मा के साथ में कितना होता है? 7%। लेकिन ये जो प्लाज्मा वाला जो कंपोनेंट है ना, ये तो कौन सा फॉर्म हो गया है? डिजॉल्व फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? डिजॉल्व फॉर्म में। और ये जो बाइकार्बोनेट वाला है ये भी क्या है? प्लाज्मा के साथ ही होता है, लेकिन ये डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर अपने बताएंगे कि प्लाज्मा के साथ में CO2 का ट्रांसपोर्ट कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, तो 70 + 7 77 हो जाएगा। क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट है वो भी जाएगा किसके साथ ही? प्लाज्मा के साथ। लेकिन क्या कंडीशन होती है कि वो डिजॉल्व फॉर्म में नहीं जाता है। तो अगर आपसे स्पेसिफाई पूछा जाएगा कि CO2 का प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में कितना होता है, तो 7% बताएंगे। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि CO2 का प्लाज्मा के साथ में कितना होता है, तो 77 बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे किसका? ऑक्सीजन का। अब आपको पता है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो मेजर पार्ट किसके साथ में हो रहा है? आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ में। तो सबसे पहले अपन हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो देखो, जो हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें कितनी चेन पाई जाती है? 4 चेन पाई जाती है। कितनी होती है? और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन कितनी यूनिट से मिलकर बना होता है? 4 सब यूनिट से, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिन है जो कि कितनी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है? 4 सब यूनिट से। हर एक हीमोग्लोबिन के पास में एक Fe+2 आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Fe। और एक ही Fe से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो सकता है एक Fe+2 से।
ठीक है। तो अपने पास में टोटल Fe+2 कितने हैं, 4 हैं। तो इससे मैंने एक ऑक्सीजन बाइंड करवा दिया, इससे भी एक ऑक्सीजन बाइंड करवा दिया, इससे भी एक ऑक्सीजन बाइंड करवा दिया और इससे भी एक ऑक्सीजन बाइंड करवा दिया। तो एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करवाता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। इसको 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो आपने एक नोटिस किया होगा, ये जो वाला पार्ट है जो कि मैंने गोल बनाया है, इस पार्ट को बोला जाता है हीम। क्या बोला जाता है, हीम। और ये जो चेन दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है ग्लोबिन। इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन। मतलब ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो होता है हीम और इसका जो ये हीम होता है वो 5% पार्ट होता है और ग्लोबिन इज 95%। अब देखो ये जो मैंने चेन बनाई है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों चेन में कोई डिफरेंस है क्या, दोनों चेन में आपको 2 तो शॉर्ट दिखाई दे रही है और 2 लॉन्ग दिखाई दे रही है। अब अगर कोई भी जो चेन है वो शॉर्ट है, वो इसलिए है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड कम होते हैं। तो इस 2 चेन को बोला जाता है अल्फा और ये 2 होती है कौन सी, बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा होती है। ठीक है, ये जो अल्फा चेन है इसमें अमीनो एसिड का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 141। इसमें भी कितना है, 141। जो बीटा चेन होती है उसमें पाए जाते हैं कितने, 146। ठीक है, तो देखो जो हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन अमीनो एसिड। ठीक है, तो देखो जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो कितनी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और हर एक सब यूनिट के पास में 1 Fe+2 पाया जाता है और हर एक Fe+2 के साथ में 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है। तो हर एक के साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करवा दिया है। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो पार्ट कौन सा है, प्रोटीन पार्ट है और जो प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से। इसलिए इसकी 2 चेन होती है, 2 शॉर्ट चेन होती है, 2 लॉन्ग चेन होती है। शॉर्ट चेन को बोला जाता है अल्फा चेन और जो अल्फा चेन होती है उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, 141 होते हैं। कितने होते हैं, 141 होते हैं। और जो बीटा चेन होती है उसमें कितने होते हैं। अब अपने पास में भी हीमोग्लोबिन मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। तो अगर अपने हीमोग्लोबिन के लिए अपन लिखते हैं हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एडल्ट का, तो उसमें होता है अल्फा 2 बीटा 2। मतलब अपने पास में अपने हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन पाई जाती है और 2 ही बीटा चेन पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस, तो उसमें पाई जाती है 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही गामा चेन होती है। तो देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 चेन होती है। ठीक है, तो अल्फा में कितने होते हैं, 141 होते हैं। कितने होते हैं, 141 होते हैं। इसके अलावा बीटा में, गामा में और डेल्टा में, वो सब में कितने होते हैं, 146 होते हैं। ठीक है, तो ये अपने में कौन सा मिलता है, बीटा चेन मिलती है अल्फा के साथ में, मतलब अल्फा तो सभी में मिलेगी। उसके अलावा बीटा और डेल्टा में, ये बीटा और गामा में डिफरेंस रहता है कि एडल्ट में कौन सा मिलता है, बीटा मिलता है और फीटस में कौन सा मिलता है, गामा मिलता है। ठीक है, तो देखो इससे अपन क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। 1 hemoglobin is made up of 4 subunit. Each subunit have 1 Fe+2, 1 Fe+2 से 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो बताइए एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं एक हीमोग्लोबिन से, ध्यान से सुनना, एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होंगे और एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन एटम बाइंड होंगे। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम मिलते हैं। देखो ये O2 है ना, तो 2 एटम हो जाते हैं। तो अगर मैं मॉलिक्यूल पूछूं तो 4, अगर एटम पूछूंगा तो 8 ऑक्सीजन एटम्स। ये बात है आपको याद रखने की। ठीक है, अगर आपसे मॉलिक्यूल का नंबर पूछे जाएंगे तो कितना बताएंगे, 4। अगर एटम्स पूछे जाएंगे तो 8, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। ठीक है, अब अपन वापस से ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका 97% किसके साथ में बाइंड हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, HB
HbO2, क्या बना लेता है ये HbO2, और इसी को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अपन बोल सकते हैं कि 97% जो ऑक्सीजन होती है वो किसके साथ में ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि अपन एक आइडिया लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, एल्वुलाई वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर क्या मिलेंगी, सेल्स मिलेंगी, और ये अपन ने बना दी है बीच में क्या, ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू अपन को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इस एल्वुलाई लेवल पे होगा कि टिश्यू लेवल पे होगा, सोचकर बताइए थोड़ा। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं वापस से बता देता हूँ कि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है मैक्सिमम या फिर 97% हीमोग्लोबिन के साथ में हो रहा है, और हीमोग्लोबिन किस में मिलता है, आरबीसी, और आरबीसी किस में मिलती है, ब्लड में। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रहेगा, है ना, ब्लड के अंदर आरबीसी रहेगी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्ट बताओ कि मतलब किससे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो एल्वुलाई पे बनेगा कि टिश्यू पे बनेगा, एल्वुलाई पे बनेगा, क्योंकि हम टिश्यू से ऑक्सीजन नहीं लेके जाते, वहां से तो CO2 लेनी है, हमें ऑक्सीजन एल्वुलाई लेवल से टिश्यू तक पहुंचानी है ना। अरे देखो, अपन ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, वो कहाँ पे पहुंचेगी, एल्वुलाई के पास में पहुंचेगी, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन होगा, फिर वो कहाँ पे लेके जाएगा उसको, टिश्यू के पास में, फिर टिश्यू और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन होगा, फिर वो सेल के पास में पहुंच जाएगी। तो अपन ने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से सेल तक पहुंचाना है, तो एटमॉस्फेयर में तो एल्वुलाई वाले रीजन पे बनेगा। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है मतलब HbO2 कहाँ पे बनेगा, एल्वुलाई लेवल पे बनेगा। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन थी अपन ने उसको किससे के साथ में अपन ने बाइंड करवा दिया, हीमोग्लोबिन के साथ में। तो ये जो कंपाउंड बना है, तो ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल होना चाहिए कि अनस्टेबल होना चाहिए, बताओ रीजन। हाँ, क्योंकि देखो अब अपन ने ये कंपाउंड तो बना दिया हीमोग्लोबिन के साथ में, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में इसको अलग अलग होना पड़ेगा ना। अगर मैंने ये कंपाउंड स्टेबल बना दिया तो वहां पे टूट नहीं पाएगा, और टूट नहीं पाएगा तो ऑक्सीजन अपन टिश्यू को डिलीवर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इस कंपाउंड ये जो होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अब एक बात बताओ, आपने केमिस्ट्री में दो प्रोसेस सुने होंगे, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है ऑक्सीजनेशन। एक ऑक्सीजनेशन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर ऑक्सीजनेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, वैसे आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे केमिस्ट्री कि ऑक्सीडेशन का क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजनेशन में इंक्रीज नहीं होता है, सिमिलर होता है। तो इधर बताओ ऑक्सीजनेशन हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजनेशन, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। इसका मतलब आप बताओ इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो पहले था वही रहेगा। तो ये जो ऑक्सीजनेशन होता है इसकी वजह से कौन सा कंपाउंड बन जाता है, हमारा अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ये समझ में आया। तो देखो अब ये है एल्वुलाई, और एल्वुलाई में ये क्या है, ब्लड वेसल। एल्वुलाई के बाहर मतलब क्या है, ये पूरी ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा होगा, ब्लड फ्लो कर रहा होगा। ब्लड के अंदर ही क्या होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, तो मान के चलिए ये मैंने क्या बना दिया, एक आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन आएगी, इससे बाइंड हो जाएगी और क्या बना जाएगी, HbO2। अब ये जो HbO2 बना है वो अभी तो देखो कौन से वाले लेवल पे है, एल्वुलाई लेवल पे है। अब हमें इसको कहां पे लेके जाना है, दिख रहा है क्या, ठीक है, ये अभी कौन से वाले लेवल पे है, एल्वुलाई लेवल पे। अब हमें इसको कहां पे लेके जाना है, टिश्यू लेवल पे। ये इधर टिश्यू लेवल पे आ गया है। अब बताओ यहाँ पे तो अपन ने HbO2 को बनाया था, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। अब बताओ अगर ये बाई चांस ये जो कंपाउंड था ये हम इसको स्टेबल बना देते तो वहां पे टूट पाता क्या,
तो अपन का जो टारगेट था, हमें किस लिए इसको बाइंड करवाया था, ताकि ये जो हीमोग्लोबिन है यहाँ से ऑक्सीजन को टिश्यू के पास में डिलीवरी करे उसकी। अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो बताओ उसका ब्रेकडाउन होगा क्या, ब्रेकडाउन नहीं होगा। और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो बताओ ऑक्सीजन टिश्यू को मिल पाएगी क्या, और ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिलेगी तो सेल को मिल पाएगी क्या, और सेल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज का इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन हो पाएगा क्या, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगी क्या, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल सर्वाइव करेगी क्या, और जब सेल सर्वाइव नहीं करेंगे तो टिश्यू सर्वाइव करेंगे क्या, टिश्यू सर्वाइव नहीं करे तो ऑर्गन सर्वाइव करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ऑर्गन सर्वाइव नहीं करे तो ऑर्गन सिस्टम सर्वाइव करेगा क्या, नहीं करेगा, और ऑर्गन सिस्टम ही सर्वाइव नहीं कर रहा तो क्या ऑर्गेनिज्म या फिर जो ह्यूमन बॉडी वो सर्वाइव करेगी क्या, नहीं करेगी। तो हम जिंदा रहेंगे क्या मर जाएंगे, मर जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम मरें, नहीं चाहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, ताकि ये क्या यहाँ पे टूट जाए, है ना। ये जो कंपाउंड है टूटना चाहता है। अब ये जब टूटेगा तो बताओ क्या क्या चीजें अलग अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब बताओ ऑक्सीजन का काम इधर है क्या आगे है, ऑक्सीजन आगे चली जाएगी टिश्यू के पास में, और टिश्यू के पास में क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, और सेल्स जो है इस ऑक्सीजन का क्या कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी, और इसका यूटिलाइज करके क्या क्या बना देगी। ये इसकी सेल्स हैं, ये अपन ने ऑक्सीजन को अंदर पहुंचा दिया है, ठीक है। इसने जब इसको यूटिलाइज किया होगा तो क्या क्या बना देगी, CO2, ATP और H2O। अब बताओ हमारे जो काम का नहीं है वो कौन सा है, CO2 है। तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ था, कितना परसेंट हो चुका है यहाँ पे, 97% इसकी फॉर्म में गया है, बचा कितना 3%। अब बताओ 3% को कैसे भेजें, प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। प्लाज्मा कहाँ पे मिलेगा, ब्लड में मिलेगा। तो देखो ब्लड के अंदर ये तो आरबीसी है, आरबीसी के बाहर मिलेगा कि अंदर, आरबीसी के बाहर मिलेगा। तो वो डायरेक्टली प्लाज्मा के थ्रू होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो ये होता है 3% प्लाज्मा के साथ में, और ये 97% हीमोग्लोबिन के साथ में। यहाँ पे ये ऑक्सीजन आई थी, ठीक है, ऑक्सीजन आई। वापस से समझते हैं, जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके से हो सकता है। पहला तो क्या होता है 97% किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलेगा, आरबीसी के पास में मिलेगा। आरबीसी कहाँ पे मिलेगी, ब्लड, और ब्लड कहाँ पे मिलेगा, ब्लड वेसल्स में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आई होगी, कहाँ पे पहुंच गई होगी, एल्वेलाई तक। कौन से प्रोसेस से, ब्रीदिंग से। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच गई, एल्वेलाई के पास में पहुंच गई। दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन दी लंग्स, एल्वेलाई एंड दी ब्लड। तो ब्लड और इसके साथ में, एल्वेलाई के साथ में उसका एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाएगी, अंदर। अंदर जाएगी तो 3% होता है वो तो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के निकल लेता है पहले ही। बाकी का जो प्रोसेस है वो 97% के लिए किसके साथ में होगा, आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के एक कंपाउंड बना लेते हैं, इसका नाम क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, विच इज ए अनस्टेबल कंपाउंड। बिकॉज रीजन क्या होता है इसका, क्योंकि हमें आगे जाकर के मतलब टिश्यू लेवल पे जाने के बाद में उसका तोड़ना भी था, उसको ब्रेक डाउन भी तो करवाना है। अदरवाइज ये स्टेबल होगा तो ये टूट नहीं पाएगा तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी। तो 97% में जाकर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो टिश्यू लेवल पर आने के बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है किस किस चीज में, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज हुई थी ब्रेकडाउन से वो कहाँ पे चली जाती है, टिश्यू के पास में। टिश्यू के पास में सेल के पास में ग्लूकोज इसको यूज करेंगे, क्या क्या बना देंगे, CO2, ATP एंड H2O, ठीक है। एनर्जी को वो यूटिलाइज कर लेगी। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसी के साथ में देखो एक और टॉपिक होता है इससे रिलेटेड, जिसको बोला जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो ये किस किस के बीच में बनता है, यहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ
ऑक्सीजन, और इधर की साइड में होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो थी वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ी, तो ये प्रोसेस एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है? एसोसिएशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हुई, तो ये एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है? डिसोसिएशन। ठीक है, तो अपन जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सीजन डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन कर्व होता है ये। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। उधर क्या है? PO2 होता है। अब बताइए, देखो ये अपन ने यहाँ पे बोला था कि जो एल्वलाई लेवल पर ऑक्सीजन किसके साथ में बाइंड हो रही है? हीमोग्लोबिन के साथ में। इसका मतलब एल्वलाई लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? 104 था ना। और टिश्यू में कितना था? टिश्यू पर 40 था। मतलब ऑक्सीजन जब बाइंड हो रही है तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, जब ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन। अगर अपन इधर लिखते हैं, ये पार्शियल प्रेशर है 10, 20, 30, 40, 50 और ये 104। यहाँ पे इसका परसेंटेज सैचुरेशन की बात करते हैं, टेन का ले लेते हैं। 10, ये तो 0 आएगा नीचे, तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 100%। ठीक है, तो बताइए जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 100% कितने पार्शियल प्रेशर के आसपास जुड़ रही थी? ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में 100% के आसपास कितने पार्शियल प्रेशर पर बाइंड हो रही थी? 104 पर। और ये जो 104 है वो कहाँ पे मिलता है? लंग्स एल्वुलाई में मिलता है। तो अगर देखो मैंने इधर क्या लिखा है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कितनी परसेंट सैचुरेट हो गई है? सैचुरेट का मतलब पता है? एसोसिएट हो गई है ना। सैचुरेशन बोलूं या फिर मैं एसोसिएशन बोलूं, एक बात है। और डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? उसका ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 यहाँ पे है, और वो 100% सैचुरेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो इसका अपन अगर कर्व बनाते हैं तो ये आता है किसका? एस शेप का आता है। कैसा आता है? एस शेप का आता है। इसको बोला जाता है सिग्मोइड कर्व। क्या बोला जाता है इसको? सिग्मोइड। क्यों? क्योंकि ये किस शेप का है? एस शेप का है, इसलिए इसको सिग्मोइड बोल दिया। अब देखो इसमें जो आती है ना, कि जैसे कि अपन ने बताया था कि ये 50% है, ये 100%, ठीक 25-25 के लेते हैं। तो देखो अगर मैं 25 पे मानूं तो ये 25 के साथ में इसको मैच करते हैं, किससे आ जाता है? ये अप्रोक्सीमेटली 20 तक आ जाता है। 50 से अगर मैच करते हैं इसको, ठीक है, 75 पे
तो ये ऐसे बनता है। तो देखो 104 के आसपास ये कैसा हो चुका है, 100% सेचुरेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक वैल्यू निकालता हूँ P50 की। किसकी? P50। P50 का मतलब क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। किसका पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच ऑक्सीजन इज 50% सेचुरेटेड विद हीमोग्लोबिन। तो इसमें मेरे को आप देख करके बता सकते हो P50 की वैल्यू कितनी आएगी। डेफिनेशन में वापस से बताता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच ऑक्सीजन इज सैचुरेटेड विद हीमोग्लोबिन 50%। मतलब आपको ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वो वाली वैल्यू बतानी है जिस पार्शियल प्रेशर पर जो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, वो कितना हो चुका है, 50% हो चुका है। तो देखो इधर अपन ने क्या लिखा है, ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, और कितना देखना है, वो भी 50% देखना है। तो ये 25 था, ये कितना है, 50 है। तो 50 देखिए कितने पार्शियल प्रेशर पर हो रहा है, 30 पर होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 mm ऑफ Hg आ जाता है। डेफिनेशन क्या बताइए मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच ऑक्सीजन इज सैचुरेटेड 50% विद हीमोग्लोबिन। ते कर्व कौन सा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अपन ने देखो यहाँ पे कहीं डिसोसिएशन की बात करी है क्या, नहीं करी है। तो इसका अपन ने नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ही क्यों लिखा है। देखो इधर भी क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज सैचुरेशन, और सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, इधर अपन ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, लेकिन मैंने टॉपिक में जो हेडिंग लिखी हुई है वो कौन सी है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का तो मैंने नाम भी नहीं लिया है। कुछ तो हो रहा होगा, वो कुछ क्या हो रहा है उसको अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखो अभी इधर वाली स्लाइड में अपन ने क्या देखा है कि ये कौन सा लेवल है, ध्यान से बताना, देख करके ध्यान से सुनना। ये कौन सा है, एल्वेलाई है। इधर क्या है, टिश्यू है। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो एल्वेलाई पे ज्यादा है कि टिश्यू पे ज्यादा है, एल्वेलाई पे ज्यादा है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो एल्वेलाई में बन रहा है कि टिश्यू पे बन रहा है, टूट कहाँ पे रहा है, टिश्यू लेवल पर। टूटने को मैं, ब्रेक डाउन होने को मैं डिसोसिएशन बोल दूं, और यहाँ पे बाइंड होने को मैं एसोसिएशन या फिर सैचुरेशन बोल दूं। ठीक है, तो इसके साथ में जो बाइंड होगा वो 104 पे हो रहा है और टूटेगा कहाँ पे, 40 पर। मतलब एल्वेलाई से टिश्यू की तरफ मैं जाऊंगा तो जो ऑक्सीजन है उसका डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है, एल्वेलाई से टिश्यू की तरफ मैं जाऊंगा तो उसका एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है। भाई इधर तो एसोसिएट हो गया था, जब मैं टिश्यू की तरफ जाऊंगा तो वो क्या होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा। तो देखो जो एल्वेलाई था उस पर पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है। जो टिश्यू है उधर क्या है, कम होता जाएगा। तो देखो एल्वेलाई लेवल पे 100% सैचुरेटेड था, जैसे जैसे मैं अंदर आता जाऊंगा ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी कि एसोसिएट होगी, डिसोसिएट होगी। देखो यहाँ पर 100% जुड़ी हुई थी, बाइंड थी, और जैसे जैसे मैं अंदर आता जा रहा हूँ देखो कितनी होती जा रही है, 75 है, फिर 50 है, फिर 25 है। तो जैसे ही मैं एल्वेलाई से अंदर की तरफ आ रहा हूँ टिश्यू की तरफ, ये ऑक्सीजन का क्या होता जा रहा है, डिसोसिएशन होना जा रहा है। इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा ये मैं लाइन को हटा दूंगा तो बताओ ये कर्व बना रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इस लाइन की वजह से तो क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है। तो इस लाइन में ही देखो क्या हो रहा है, यहाँ से इधर तक इसको अपन को रीड करना है। तो इधर से अगर इधर चलते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है। अब देखो होता क्या है कि ये जो कर्व अपने जो बना तो दिया है, लेकिन इसमें दो कंडीशन आती है। अब बताइए कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। ऐसा होता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि ये राइट में या फिर लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है। कौन सी साइड में, या तो ये राइट में या फिर ये लेफ्ट में। अच्छा राइट वाला कौन सा है, वो वाला, कौन सा वाला, जो मैंने लिखा है वही राइट है, और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट है।
ये अपना एक्चुअल था ना, तो ये एक्चुअल से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, राइट में भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकता है। इधर बताइए क्या लिखा था अपन ने, परसेंटेज सैचुरेशन, और इधर क्या लिखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, राइट साइड का शिफ्ट होने का मतलब होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो अब एक चीज बताइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएट होना वो कौन से लेवल पे है, एल्वेओलाई लेवल पे या फिर टिश्यू लेवल पर, टिश्यू लेवल पर। तो आपको राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड के लिए अपन को कुछ फैक्टर्स को देखना है, जैसे कि मैं बताता हूँ, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस आयंस, pH और टेम्परेचर्स। ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब कौन से लेवल पर होगा, ये टिश्यू लेवल पर होगा ना। राइट साइड का शिफ्ट होने का मतलब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, और लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो जाता है, इधर लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे क्या बनता है, ये कहाँ पे होगा, एल्वेओलाई पे होगा। और एल्वेओलाई के साथ में ही अपन को वही वापस से चार फैक्टर कौन कौन से हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस आयंस, pH और टेम्परेचर। तो बताओ, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा होगा, इसका एसोसिएशन कहाँ पे हो रहा होगा, एल्वेओलाई लेवल पे होता है। तो यहाँ पे तो HbO2 का क्या होता है, एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन को ही मैं सैचुरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और टिश्यू लेवल पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, मतलब कि उधर फॉर्मेशन है और इधर ब्रेक डाउन है। अब देखो, कोई सा भी आप मेरे को बता दो, पहले तो चलो अपन कौन सा वाले देखते हैं, टिश्यू वाला। टिश्यू वाले लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो बताइए, जो PO2 होता है वहां पे, मतलब कंपैरिजन किस किस का करना है, एल्वेओलाई का और टिश्यू का करना है। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वेओलाई के कंपैरिजन में वहां पे कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम ना, अमाउंट कितना, वैल्यू कितना, उससे अपन को मतलब नहीं है, कम ज्यादा देखेंगे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 है वो वहां पे एल्वेओलाई से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, अगर H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कोई भी जो मीडियम है वो एसिडिक ज्यादा होगा कि बेसिक, एसिडिक। तो मैं आपको बता देता हूं कि एसिडिक कंडीशन में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो H प्लस आयंस एसिडिक होने के लिए H प्लस आयंस ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। और इस कंडीशन की वजह से मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब बताओ, जब H प्लस आयंस ज्यादा है तो pH कम हो जाता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब किसी भी चीज को अपन को तोड़ना है तो अपन हीट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, तो हीट की वजह से मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी वो टूट जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करवाने में हेल्प करते हैं, डिसोसिएशन करवाने में हेल्प करते हैं। अब इधर बताइए कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन करवाते हैं। PO2 ज्यादा, उसका अपोजिट भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, और CO2, H प्लस आयन कम या ज्यादा, कम। तो मीडियम कैसा, बेसिक। pH, टेम्परेचर कम। ठीक है, तो देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें से देख के आपको बताने हैं ना, आंसर करना है। हाई पार्शियल प्रेशर एट द टिश्यू लेवल, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 एट द टिश्यू लेवल इज फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही बात है कि, वापिस से बोल देता हूं, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट द टिश्यू लेवल इज फेवरेबल फॉर द ब्रेकडाउन और डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही है कि गलत है, करेक्ट है ना, अरे बोलो भाई, करेक्ट बात है, ओके। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एट द एल्वेओलाई लेवल इज द फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टुरू बात है ना, तो ये भी सही है। तो
तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो 4 ऑप्शन इसमें से आएंगे, किसी को चेंज कर देंगे कम ज्यादा, क्या कर पाओगे कि ये? तो बताओ राइट साइड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है कि एसोसिएशन होता है? डिसोसिएशन होता है, तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो होता है वो अपन इसको क्या मेजर करेंगे कि एल्वेलाइन लेवल पर हो रहा है, और एल्वेलाइन लेवल पर क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है या फिर सैचुरेशन होता है। और उसके लिए जो फैक्टर्स है वो रेस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए, H+ आयंस कम होने चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, और pH ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन और CO2 को वाला तो आपको फंडा क्लियर ही है कि एल्वेलाई पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसलिए वहां पे जुड़ जाती है। बाकी के जो टेम्परेचर का कांस्टेंट है, तो ऐसा याद रखना है कि अगर अपन किसी चीज को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब इधर क्या है? टूटता है वो, उसका डिसोसिएशन होता है तो टेम्परेचर ज्यादा है। फिर अपन को ये भी याद रख लेना, एक याद रख लेना कि एसिडिक मीडियम में कोई भी चीज जो होती है वो टूट जाती है। तो एसिडिक मीडियम होगा कब होगा? वो जब H+ आयंस ज्यादा होंगे, और जब H+ आयंस है तो pH तो उसको अपन को अपोजिट ही कर देना होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो जाता है खत्म क्या? ऑक्सी उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहले इतना नोट करेंगे। करो आगे ना। ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने? हीमोग्लोबिन के बारे में। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन किसके लिए है? एडल्ट के लिए है। नीचे वाला किसके लिए? फीटस के लिए है। हो गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। करने दे बाकी को भी। तो हो गया सबका? कमी नहीं होती है ना। क्या हुआ? कोई दिक्कत? कल से फर्स्ट बेंच पे बैठा करा ना।